दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वाले अभ्यर्थियों के लिए हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का है। इस मैथमेटिक्स में आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक जितनी भी मैथमेटिक्स, वो चाहे आपके बैंक की हो, एसएससी की हो, एनटीपीसी की हो, रेलवे, एलडीसी, पटवारी, वीडियो, ईटीसी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी भी मैथमेटिक्स आती है उन सभी का समावेश जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। संख्या पद्धति सबसे इम्पोर्टेंट अपने मैथमेटिक्स में होता है, क्योंकि संख्या पद्धति से ही पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपके चलती है, क्योंकि ये इसकी नींव होती है, इसका एक बेस होता है। तो हम सबसे पहले अपना लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर अपन संख्या पद्धति से शुरू करेंगे। संख्या पद्धति क्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है, उन संख्याओं के बारे में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दोस्तों अपन जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि संख्याएं होती क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन संख्याएं क्या होती है। दोस्तों, संख्याओं से पहले अपन जानते हैं कि संख्याएं किन से मिलकर बनती है। दोस्तों, संख्याएं जो होती है वो अंकों से मिलकर बनती है, और अंक टोटल होते हैं आपके 10। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है आपके अंक होते हैं। इन अंकों से ही मिलकर, मतलब कि कम से कम 2 अंक होना अनिवार्य हैं, तब जाके आपके क्या बनेगी संख्याएं। जैसे कि एग्जाम्पल 2 और 1 लिया मैंने, 12 भी बना सकता हूँ और इसको 21 भी बना सकता हूँ, यानी कि ये क्या होंगे आपके संख्याएं, जबकि ये क्या हैं आपके नंबर। इन नंबरों से ही संख्याएं बनती है, और संख्याएं कौन कौन सी होती है उन सभी का अपन स्टेप बाय स्टेप इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है आपके प्राकृतिक संख्याएं। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट संख्या है अपने प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, जिसे नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है आपके 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ये इनफाइनिट अनंत तक चलता है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो सारी की सारी किस में आती है? प्राकृतिक संख्याओं में। उसके बाद आपके आता है दूसरा नंबर का, वो होता है आपके पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, इन पूर्ण संख्याओं को आप होल नंबर भी बोलते हैं, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों, अगर प्राकृतिक संख्याएं जो होती है आपके, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं जीरो को भी शामिल कर लूँ, बाकी सेम वही संख्याएं रहेंगी जो प्राकृतिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपकी क्या हुआ, सेम है यहाँ से यहाँ तक तो, लेकिन इसमें क्या हुआ, जीरो ऐड हो गया, तो ये क्या होगी आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब तीसरे नंबर की जो संख्याएं आती है आपके, वो आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, जिसको आई या जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है। ये जो इंटीजर्स नंबर होते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं, दोस्तों देखना इसमें, ये पूर्ण संख्या हैं। इन पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि माइनस वाली संख्याएं जितनी भी होती हैं, उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये वाली जो संख्या हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये जो इनफाइनाइट तक संख्या है, अगर मैं इसमें क्या करूं, इधर की तरफ -1, -2, -3, इस प्रकार ये भी इधर माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ से ये जो संख्या थी, पूर्ण संख्याओं में अगर मैं माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लेता हूँ, तो वो बन जाती है आपके पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं परीक्षाओं में कि क्या सभी
पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? देख दोस्तों, यहाँ पर ये जो पूर्ण संख्या है ये क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, ये जीरो इसमें नहीं है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, यानी कि सभी के सभी। लेकिन यूँ पूछ लिया जाए कि नॉन जीरो मतलब कि अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि इसमें ये जो है ये पूरी की पूरी क्या है, आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं। वैसे कि वैसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछूं कि सभी पूर्ण संख्याएं, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं हो सकती है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो जितनी भी है संख्याएं, ये वाली आपके जीरो से लेकर 1 2 3 इनफाइनाइट वाली, ये इसी में भी समाहित है। इसलिए ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपके पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। दोस्तों, इन पूर्णांक संख्याओं के बाद आता है आपके सम संख्याएं। अगला पॉइंट आता है आपके चौथा, सम संख्याएं। दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, या फिर ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। इस इकाई के अंक को देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि ये सम संख्या है। सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जैसे कि 2 4 6 8 10, इस प्रकार की संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, वो क्या कहलाती है? आपके सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आपके आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, दोस्तों मेरी राइटिंग पे आप नहीं जाना, क्योंकि राइटिंग जो है आपके कुछ काम नहीं आने वाली, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसको हर एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगी। दोस्तों, विषम संख्याओं में क्या होता है कि जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता, यानी कि सम संख्याओं के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी विषम होंगी। जैसे कि 3 9 7 11, जैसे कि 321 मैंने लिख दिया, 4525 जो भी है, 255, ये जो संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? विषम संख्याएं, मतलब कुल मिला के जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। अगला जो आपके आता है 6 नंबर का पॉइंट, वो होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, दोस्तों इनको कंपोजिट नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती है? दोस्तों, एक और स्वयं, क्या होगा? स्वयं के अलावा अन्य एक गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी संख्या ले ली मैंने, उसमें खुद के साथ साथ एक का भाग जा रहा हो और किसी एक अन्य संख्या का और भाग जा रहा हो, तो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। कैसे? एक उदाहरण लेके समझते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले ली 4 या ले ली 18। अब इन दोनों संख्याओं से देखते हैं, ये जो 4 है इसमें 4 का भाग भी जा रहा है खुद में और 1 का, मतलब कि स्वयं और 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, उसी के साथ इसमें एक और है, 2 का भाग और जा रहा है 4 में। मतलब कि इसके कितने गुणनखंड हो गए? टोटल 3 से ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन कम से कम 3 तो होंगे। यहाँ पर बोला मैंने कि एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती है? आपके भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अगला पॉइंट आता है आपके 7वें नंबर का, वो होती है अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या होती क्या है? दोस्तों, इसमें अन्य गुणनखंड भी विधान हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क ये रहेगा कि इसके अलावा एक और स्वयं के अलावा स्वयं
के अलावा कोई अन्य गुणनखंड विद्यमान नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। मतलब कि क्या होगा कि इसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। दोस्तों जैसे कि 7 है, 7 में सिर्फ और सिर्फ 7 का ही भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है, 1 और 7, मतलब कि 2 गुणनखंड के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है इसका, मतलब कि 2 ही संख्याओं का भाग जाता है इसमें। जैसे कि मैंने ले लिया 9। दोस्तों ये जो 9 है एक विषम संख्या है, न कि अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 के जो गुणनखंड होंगे, एक तो 9 भी होगा, 9 में एक का भी भाग जाएगा, 7 में 3 का भी जाएगा, मतलब कि 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है, क्या 2 अभाज्य संख्या है? दोस्तों 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, जो सम होने के साथ साथ, सम संख्या भी है ये, सम होने के साथ साथ क्या है ये? अभाज्य संख्या भी है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। दोस्तों एक और बात है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल जो होती है आपके, टोटल अभाज्य संख्याओं की गिनती जो होती है वो टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब 25 अभाज्य संख्याएं आप 1 से लेकर 100 तक देख सकते हैं। दोस्तों 25 जो संख्याएं हैं उनमें कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टोटल 25 देख लेना आप 1 से लेकर 100 तक, जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो वो अभाज्य संख्या होंगी, याद रखना। जैसे कि 23 है, यहाँ पर 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जा रहा है, 23 में 23 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। यानी कि 2, मैंने बताया 2 एक सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अगली संख्याएं आती है अपने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, दोस्तों इन परिमेय संख्याओं को अपन रेशनल नंबर भी बोलते हैं, जिसे R से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q यानी कि ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या होगा? हर, जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसी संख्याएं कहलाती है आपके परिमेय संख्याएं, जिसको अपन A/B भी लिख सकते हैं। P/Q की जगह आप A/B भी बोल सकते हैं। और ये याद रखना, यहाँ पर हर जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देते हो, जैसे कि 1 है, इसमें 0 का भाग दिया मैंने, तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे कि 3/4, 5/2, 19/23, इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जो परिमेय होंगी, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों याद रखना यहाँ पर कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, जहाँ पर इस रूल को फॉलो करना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि P कौन हो गया यहाँ पे? 0, Q कौन हो गया आपके यहाँ पर? 1, यानी कि Q 0 नहीं हुआ, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर गया ये, इस कंडीशन को फॉलो, यानी कि 0 भी क्या होगी आपके? एक परिमेय संख्या हो। दोस्तों प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या होंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं वो क्या होती है? आपके परिमेय संख्याएं होती है। सारी की सारी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होंगी, सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद आपके आता है अगला पॉइंट, आपके अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं, दोस्तों
अपरिमेय संख्याओं में क्या होगा, जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो संख्याएं क्या कहलाएगी, आपके अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, जैसे √2, √7, √11, लेकिन ये याद रखना सभी अंडर रूट वाली अंदर वाली संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, उनको सोल्व करने के बाद जो बचता है वो अपरिमेय होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया √4, क्या ये अपरिमेय है? नहीं, क्योंकि इसका 4 का वर्गमूल लिया जा सकता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। क्या ये वर्गमूल हट गया? हटते हैं पहले ये क्या बन गई, कि परिमेय संख्या बन गई। इसलिए सभी की सभी अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ पर पाई, यानी कि इधर लिखता हूँ मैं, जो पाई है जिसका मान अपन 22/7 लिखते हैं। अब यहाँ पर फर्क ये करना कि पाई के बारे में पूछा जाए सिर्फ पाई, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो पाई है इसका यथार्थ मान नहीं हो सकता, इसका जो मान होता है यथार्थ नहीं है, मतलब कि ये सन्निकटन मान लिया गया है 22/7, तो इसका निकटतम मान, ये बहुत लंबी चौड़ी संख्या है और रिपीट नहीं होती है, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। कौन? पाई। साथ में एल्गोरिथम में ई जो होता है, ये ई भी पाई भी एक क्या होती है, अपरिमेय होती है। क्या होंगी ये? अपरिमेय। दोस्तों जैसे कि कोई संख्या है जिसकी घात अगर अंडर रूट में हो, जिसका वर्गमूल नहीं लिया गया हो, जैसे कि √2, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि 4 है, 4 का √11 ले लिया मैंने घात में, पावर में, तो ये भी एक क्या होंगी, आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जैसे कि मैंने उदाहरण लिया 2 की घात √4, यहाँ पर ही बोला था मैंने 4 जो अंडर रूट है वो अगर जिसका वर्गमूल निकल जाए वो एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसको सोल्व किया मैंने, तो इसका वर्गमूल निकालने के बाद इसकी घात 2 की घात 2 आया, 2 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 4। यानी कि इसका आंसर जो फाइनल सॉल्यूशन करने पर, इसका सोल्व करने के बाद जो आया वो परिमेय संख्याओं के बारे में निकल कर आया। तो ये क्या होंगे आपके, कि परिमेय संख्याएं हो जाती है। दोस्तों परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से कुछ तथ्य निकल कर आते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका जोड़ और घटाओ वो हमेशा अपरिमेय संख्या निकाल के देगा। कैसे? जैसे कि अपरिमेय संख्या ले ली √7 और ले ली पाई, इनको अगर मैं जोड़ूं और घटाऊं, जोड़ूंगा तब भी अपरिमेय आएगी और घटाऊंगा तब भी आपकी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √7 और माइनस किया √11, इसको मैं घटाऊं या जोड़ूं तो आपकी क्या आएगी, ये अपरिमेय संख्याएं बनेंगी। क्या बनेंगी? सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद अगर अपरिमेय, दोनों ही अपरिमेय हो और उनको मैं गुणा करूं, दोनों ही अपरिमेय संख्याओं को अगर गुणा करता हूं तो क्या निकल कर आता? दोस्तों दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं तो वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि अगर मैंने सेम अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया, तो जैसे गुणा करूँगा सेम परिमेय संख्याओं को, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं 7 में 1 ले लिया और ये 3 × 3, यानी कि 3 × 3 का मतलब वो आपके 9, और 9 का वर्गमूल निकल जाता है, वो कितना आता है, 3। यानी कि ये जो 3 संख्या है वो क्या हो गई, एक परिमेय हो गई। एक संख्या, दोनों संख्याएं अलग अलग ले ली, जैसे कि एक 11 ले ली अंडर रूट में और एक ले ली अपन ने 13,
तो ये जो गुणा होगा ये आपके परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सेम संख्याएं होंगी अगर उनको 2 बार गुणा कर रहे हैं तो वो हमेशा ही आपके परिमेय संख्या निकाल कर देंगी। सेम ऐसे ही अगर कोई भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का भाग दें, जैसे कि परिमेय संख्या है आपकी 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 5, 7 जो भी है वो परिमेय संख्याएं हो सकती है, क्योंकि इसको 2/1, 5/1 और 7/1 लिख सकते हैं। इनमें अगर मैं अपरिमेय संख्याओं का भाग देता हूं तो क्या आता है? अगर 0 में दिया, 0 में अपरिमेय जैसे कि 7, तो हमेशा ये 0 प्राप्त होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या बन सकती है। लेकिन अगर मैंने परिमेय संख्या 7 है, उस 7 में मैंने अपरिमेय संख्या का भाग दिया तो हमेशा ये अपरिमेय संख्याएं ही रहेंगी। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे परिमेय अपरिमेयों को जोड़ घटाओ गुणा भाग से रिलेटेड, वो आपने इसमें वीडियो में देख लिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में। दोस्तों इसके बाद अपने आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मित्रों, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो सबसे बड़ी संख्याएं, मतलब कि कहा जा सकता है कि जितने भी संख्याएं होंगी परिमेय अपरिमेय सारी की सारी संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय सारी की सारी आ गई इसमें। परिमेय याद रखना माइनस वाली भी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो जैसे कि 0, -6, -7/2, 3/2 प्लस वाली 1, 5 जितनी भी संख्याएं होंगी आपके सारी की सारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, शून्य क्या है? क्या पूर्णांक है, पूर्ण है, परिमेय है या फिर वास्तविक है? दोस्तों शून्य जो होता है ये पूर्णांक संख्याओं में भी आता है, पूर्ण संख्याओं में भी आता है और साथ में परिमेय संख्याओं में भी आता है। तो ये तो आपके आंसर नहीं होंगे तीनों के। लेकिन इन सभी ये जो सभी संख्याएं हो किस में समाहित है? इसमें समाहित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वास्तविक। क्यों? क्योंकि परिमेय अपरिमेय सारी की सारी जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है अपने वो होगा अवास्तविक। अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं जिसे अपन काल्पनिक संख्याएं भी बोलते हैं, इमेजरी नंबर। दोस्तों अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है और उस माइनस को वर्गमूल लेने के बाद भी चेंज नहीं हो, यानी कि चिन्ह माइनस का माइनस ही रहे, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं, मतलब कि माइनस वाली इमेजरी नंबर। कैसे? जैसे कि -7 है, इसका वर्गमूल लेने के बाद भी माइनस ही बनी रहेगी ये संख्या, तो ये क्या कहलाएंगी? अवास्तविक संख्या। तो जैसे कि 2 संख्याएं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सेम, जैसे कि अंडर रूट एक तो 9 है, इधर भी लिख लिया मैंने अंडर रूट 9, एक के बाहर की ओर है, एक के अंदर की ओर माइनस है। तो इनको सोल्व करते हैं अपन, तो ये जो होगा अंडर रूट के अंदर इसको सोल्व किया तो ये बन गया 3 और माइनस बाहर की तरफ रह गया। यानी कि ये जो संख्या होंगी ये तो होंगी आपके वास्तविक। लेकिन ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस अंदर की ओर ही रह जाएगा और ये जो 3 है ये वर्गमूल के रूप में आपके बाहर आ जाएगा। यानी कि 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो गया, इसलिए ये जो संख्याएं होंगी ये क्या कहलाएगी? आपके अवास्तविक। यानी कि ये संख्याएं काल्पनिक नंबर कहलाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने कि एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि पाई क्या है,
क्या परिमेय है या वास्तविक संख्याएं हैं, या फिर यहाँ पर अन्य की जगह मैंने लिख लिया अपरिमेय, सॉरी परिमेय या परिमेय आगे लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया परिमेय। दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पर जो होगा आपके अपरिमेय संख्याएं पाई है सही, और साथ में ही वास्तविक भी है। क्यों? क्योंकि परिमेय अपरिमेय मिलकर ही तो क्या बनती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। लेकिन अपना सटीक जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए और बी, यानी कि ये परिमेय भी है और अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी। दोस्तों अगला आता है आपके सहअभाज्य संख्याएं। दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में दो या दो से अधिक संख्याओं का मस जो हो केवल एक हो, यानी कि एलसीएम कितना हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। कोई सी भी दो या दो से अधिक संख्याएं हो सकती है जिनका एलसीएम जो हो वो एक हो। अब एलसीएम एसएफ होता क्या है, एलसीएम वो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, जैसे कि 2 और 4 है। अब इसमें एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 4 का भी जाए। तो यहाँ पर इनका 6 लूँ अगर मैं एलसीएम, तो 2 का तो जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जाएगा। 8 लेता हूँ, 8 जो है 8 में 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, इसका 8 हो गया। अब इस 8 के अलावा भी एलसीएम आ सकता है इसका, बड़ी संख्याएं बढ़ाते जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि एलसीएम में सिर्फ एक ही हो, जैसे कि 4 और 5 दो संख्या ली, इसका एलसीएम निकाला मैंने 4 और 5 का, वो हमेशा कितना आएगा आपके, एक ही आएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि मैंने ले लिया 16 और 21, इसका भी एलसीएम जब लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एलसीएम एक ही आएगा। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अपन अलग से डिटेल में अध्ययन करेंगे, उनमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों इसके बाद आपके सहअभाज्य संख्याओं के बाद आपके आती है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कौन सी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती क्या है दोस्तों, जिन दो अभाज्य संख्याओं के मध्य, अभाज्य संख्या अभी अपन ने पढ़ा, अभाज्य संख्याओं के मध्य केवल एक ही भाज्य संख्या पाई जाती हो, उनको जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 ले लिया, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं के बीच में केवल एक भाज्य संख्या पाई जाती हो, भाज्य संख्या। 3 और 5 के मध्य कौन है, 4। ये 4 क्या है, एक भाज्य संख्या, इनके मध्य से निकल के आई है, तो ये दोनों के दोनों जुड़वा हैं। इसका मतलब ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट वगैरह में, इनमें जो हाई लेवल से थोड़े एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याओं से। साथ ही मैंने एक और क्वेश्चन लिया 17 और 19, इसके बीच में कौन है, 18। ये क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि सिर्फ एक ही भाज्य संख्या हो, वो कहलाएगी आपकी जुड़वा। लेकिन मैंने ले लिया जैसे कि 17 और 20, क्या इन दोनों के मध्य कितनी जुड़वा भाज्य संख्या है, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, ये भाज्य नहीं है, एक ही भाज्य, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपके जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है अपने, निम्न में कौन सा जोड़ा अभाज्य है, मतलब कि सहअभाज्य, जुड़वा अभाज्य जिसे बोलते हैं अपन जोड़ा अभाज्य है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं को फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन जो है आपके 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है आपके 5, 7, तीसरा ऑप्शन है आपके 11, 17, चौथा ऑप्शन है आपके
23 और 29। तो कौन सी जुड़वा अभाज्य या जोड़ा अभाज्य हैं? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा इसका 5 और 7 वाला होगा, यानी कि ये वाला। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 4 जो है 5 के बाद 6 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 के बाद 1, 2 की और 3 के बीच में एक भी संख्या नहीं है। 11 और 17 के बीच में 12, 14, 16 3 अभाज्य संख्याएं आ गई आपके पास। तो ये भी जुड़वा अभाज्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितनी आनी चाहिए? एक ही भाज्य संख्या आनी चाहिए, तो वो होगा जोड़ा आपके अभाज्य संख्या का, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, ये था अपने नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आपने सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा, जो कि अपने मैथ्स का नींव है, बेस है। इसी के आधार पर अपन आगे जितने भी पढ़ेंगे उनमें सभी में ये संख्याएं काम आने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।